आज के टॉपिक हैं थाट, राग, वादी, संवादी, स्वर। बस ये तीन ही चीजें हैं। तो वादी संवादी तो शायद मैं समझा चुका हूँ। कुछ याद है क्या? क्या बतलाया था सर? वादी तो शायद हो सकता है सर, मैं उस क्लास में अटेंड नहीं हो पाया हूँ। ठीक है। दिलीप जी, आपको मालूम है? आपकी आवाज नहीं आ रही दिलीप जी। सर हमारी हेलो हाँ, हेलो। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, वादी स्वर उसे कहते हैं जिससे राग की सुंदरता बढ़ती हो, हाँ। वो वादी स्वर कहलाता है। हम्म। और संवादी स्वर उससे थोड़ा कम यूज होता है, उसे सुंदरता वो भी संवादी स्वर बढ़ता है लेकिन थोड़ी सी कम। वादी हाँ स्वर का अधिक महत्व है, संवादी स्वर का थोड़ा सा कम। जी। ये दोनों ही प्रमुख। ठीक है ना? तो वादी संवादी हाँ तो आपको मालूम है। जी। नरेंद्र जी, आपको समझ में आया वादी संवादी? हाँ सर, मैं लिख रहा था, एंट्री कर रहा। तो आप बता दीजिए सर फिर। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर राग का राजा स्वर है। राग यदि का राजा एक स्वर। राग को हम राजा मान, मतलब यदि पूरा राज दरबार मान लें, तो उसमें जो राजा है वो वादी स्वर है। यदि एक राग को हम स्कूल मान लें, तो उसमें प्रिंसिपल जो है वो वादी स्वर है। वो वादी स्वर है। हाँ, वो वादी स्वर है। और समवादी क्या होगा? वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब ना हो तो उसका काम करे वो वाइस प्रिंसिपल। पावर उतनी ही है लेकिन प्रिंसिपल से थोड़ी कम, है ना? इसी प्रकार से राजकाज राजा की गैर हाजिरी में मंत्री देखता है। ठीक है ना? तो मंत्री की भूमिका जो है राज दरबार में, वो संवादी स्वर की है। मतलब राग के दो प्रमुख स्वर होते हैं जिनको अधिक हाईलाइट किया जाता है, जिन पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, घूम फिर करके उन स्वरों पर ठहराव आता है। वो पहला स्वर होता है वादी स्वर और दूसरे नंबर का स्वर होता है संवादी स्वर। ठीक है? संवादी स्वर। इसके अलावा राग में जितने भी स्वर होते हैं, उपयोग किए जाते हैं नियम अनुसार, वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। ठीक है? अनुवादी स्वर। ठीक है? एक बार वो बता दीजिए सर, अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? मतलब जो राग में वादी और संवादी के अतिरिक्त जितने भी स्वर होते हैं राग में नियम अनुसार, वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। ठीक है? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया सर, मेरे को कुछ भी नहीं आया। हाँ, मैं बतला रहा हूँ, आप क्योंकि लेट आए हैं इसलिए समझो। सर जो नेटवर्क कनेक्ट आ रहा था, दूसरी सिम हाँ, डाली मोबाइल में। ठीक है, अच्छा किया, इसमें थोड़ा सही नेटवर्क है। अभी ध्यान दो, राग में जो सबसे प्रमुख स्वर होता है, जिसको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ऐसा स्वर वादी स्वर कहलाता है। ठीक है? ये बात समझ में आई? किसी भी राग में एक स्वर ऐसा होगा जिससे उस राग की पूरी सुंदरता होगी, तो वो ऐसा स्वर जिससे सुंदरता अधिक बढ़े, वो स्वर होता है वादी स्वर। और ऐसा ही एक और स्वर होगा जो सुंदरता बढ़ाता है लेकिन उतनी नहीं बढ़ाता जितनी की वादी स्वर, तो वो होता है समवादी स्वर। ठीक है? राग में दो स्वर प्रमुख होते हैं, वादी और संवादी। इसके अतिरिक्त जितने भी स्वर राग में होते हैं, मतलब वादी और संवादी के अलावा जितने भी स्वर होंगे, वो सभी स्वर अनुवादी कहलाते हैं। ठीक है? अनुवादी स्वर। बात समझ में आई? जी। चलो, अब बात आती है कि राग क्या होता है। तो राग को हम बाद में समझेंगे, पहले समझना ये जरूरी है कि राग उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है ना? जड़ पकड़ते हैं पहले। तो राग बनते हैं थाटों से। ठीक है? थाट जो है वो हमारे 12 स्वरों में से चुने हुए 7 स्वरों का एक ग्रुप है। अब 12 स्वर कौन कौन से हो गए? तो 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल, 4 कोमल और 1 तीव्र। एक तीव्र। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना?
तो कुल मिला जी। करके 7 शुद्ध स्वर बारह। सारे गामा पाधानी, हम्म, 4 कोमल स्वर रेगा धानी और 1 तीव्र मा। ठीक है ना। इन सभी को मिला करके कुल 12 स्वर एक सप्तक में हो जाते हैं। तो उन 12 स्वरों में से चुने हुए ऐसे 7 स्वर जिनके माध्यम से रागों की उत्पत्ति की जा सके या रागों की उत्पत्ति दर्शाई जा सके, ऐसे स्वर थाट कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे स्वरों का समूह, 7 स्वरों का समूह थाट कहलाता है। समझ में आ गई बात? 7 समूह का स्वर क्या कहलाता है सर? 12 स्वर तो समझ में आए ना? कहलाता है। हाँ, हाँ सर। 12 स्वर कौन कौन से? 7 शुद्ध, 4 कोमल 7 कोमल स्वर, 1 तीव्र। और 1 तीव्र। ये कुल कितने हो गए? 12 स्वर, है ना। हाँ अब इन 12 ही स्वरों को एक साथ तो नहीं बजाया जाता हाँ है ना। तो 7 स्वरों के ग्रुप में ही बजाया जाता है इन 12 स्वरों में से, है ना। तो ऐसे स्वरों का समूह, 12 में से चुने हुए 7 स्वरों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिससे रागों की उत्पत्ति को दर्शाया जा सके, जिससे रागों की उत्पत्ति हो सके, ऐसा समूह इन 12 में से 7 स्वरों का थाट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर। अब थाट को यदि हम समझें तो पुराने जमाने में जो हमारा संगीत था, पौराणिक काल का, उस समय में 72 थाट हुआ करते थे। कितने? 72। ठीक है, ये बात समझ में आई? कुल 72 थाट हुआ करते थे। तो कुछ वर्ष पहले एक कलाकार हुए जिनका नाम था पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी। ठीक है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी, इन्होंने क्या किया, ये एक तरीके से आज की भाषा में बोला जाए तो ये एक खोजक थे, मतलब साइंटिस्ट थे संगीत के, ऐसा मान लो। तो इन्होंने क्या किया कि इन 72 थाटों में से जो पूर्व प्रचलित थे, उनमें से 10 थाट ऐसे चुने, 10 थाट जिनसे सभी प्रमुख 6 राग और 36 रागनियां, हमारा जो पूरा संगीत है उसमें हजारों लाखों राग हैं, वो सभी प्रमुख 6 राग और 36 रागनियों से उत्पन्न हुए। तो वो 6 राग और 36 रागनियां जड़ हो गए बाकी सभी रागों की। ठीक है, तो वो 6 राग और 36 रागनियों की उत्पत्ति उन्होंने 10 थाटों में बतलाई। ठीक है, 72 में से उन्होंने 62 थाट अलग कर दिए, केवल 10 थाट ऐसे चुने जिनसे प्रमुख 6 राग और 36 रागनियों की उत्पत्ति उन्होंने बतलाई। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? ये किसने किया? विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। ठीक है ना, ये उन्होंने दिमाग लगाया इस चीज का कि भाई हम 72 थाट क्यों उपयोग में लें जब हमारा काम 10 में ही हो रहा है। तो ठीक है, लेकिन हमारे भारत में 2 संगीत पद्धतियां हैं, समझना जरा, बहुत काम की बात बतला रहा हूं। हमारे भारत में 2 संगीत पद्धतियां हैं, एक है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति और एक है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। ठीक है, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति को कर्नाटक शैली कहा जाता है और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति जो है वो कर्नाटक शैली कहलाती है, कर्नाटकीय संगीत, कर्नाटक शैली का संगीत। ठीक है ना। और जो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है उसे हम भारतीय संगीत पद्धति कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्यों कि कर्नाटक शैली का संगीत पद्धति को भारतीय संगीत पद्धति नहीं कहा जाता और उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है? इसका कारण ये है कि जो हमारा उत्तर भारतीय संगीत है ये हिंदी में, अवध भाषा में, ब्रज भाषा में है। ठीक है, संस्कृत में, तो ये जो है ये इसकी लैंग्वेजेस है। लेकिन जो दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति है वो पूरी कन्नड़, तमिल, तेलुगु इन भाषाओं में है। ठीक है, बात समझ में आई? और जो हमारे भारत की मातृभाषा है वो है हिंदी। ठीक है ना, हिंदी भारत में सभी जगह पर समझ में आ जाती है, लेकिन तेलुगु, कन्नड़, तमिल
ये भाषाएं हर जगह पर समझने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस वजह से कि भारत में अधिकतर लोग इस संगीत को समझ सके, तो ऐसा संगीत हुआ हमारा उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां की बोली की वजह से। ठीक है ना, ये कारण था। लेकिन आज भी उत्तर भारतीय संगीत से ज्यादा कठिन और ज्यादा विशेष दक्षिण भारतीय संगीत को दर्जा प्राप्त है। बिकॉज कारण उसका कारण ये कि वहां पर आज भी 72 थाटों की ही पद्धति मानी जाती है। वहां पर 10 थाटों से काम नहीं लिया जाता। अपन थोड़ा शॉर्टकट में चल रहे हैं, वो अभी भी लॉन्ग कट ही घूम रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन वो लॉन्ग कट है तो उसके कुछ फायदे भी होंगे, अनुभव भी ज्यादा होगा, सीखने का भी बहुत कुछ होगा। कंपित गमक एक चीज होती है, कंपित गमक, जो कि दक्षिण भारतीय पद्धति में ही उपयोग में लाई जाती है, पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। वो चीज ओनली दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में, हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में कंपित गमक नहीं होती। तो ये एक गायन की शैली है, मतलब एक प्रकार से गायन का आभूषण है ये। ठीक है ना, तो ये इसमें की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में, जो कि हमारे उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में नहीं है। ठीक है, लेकिन उत्तर भारतीय संगीत पद्धति को ही भाषा की वजह से भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है। ठीक है, ठीक सर, ये बात समझ में आई? तो बात में समझा रहा था थाट। ठीक है ना, तो जो हमारी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति है, इसमें 10 थाटों का प्रचलन है। वो कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं बतला रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कल्याण थाट, एक स्वर विकृत वाले थाट, जिसमें एक स्वर शुद्ध नहीं लगा है, वो तीव्र स्वर लगा है। कौन सा? मां तीव्र होता है कल्याण थाट में। ठीक है, दूसरा ऐसा ही जो थाट है वो है खमाज थाट, उसमें भी एक स्वर विकृत है, मतलब जो शुद्ध नहीं है, विकृत मतलब जो शुद्ध नहीं है। ठीक है ना, तो वो है कोमलनी। खमाज थाट में कोमलनी का प्रयोग होता है। तो ये मात्र 2 थाट ऐसे हैं जो एक एक स्वर विकृत वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 2 स्वर विकृत वाले थाटों की गिनती चालू होती है। तो वो कौन कौन से? पहला आता है मारवा थाट, उसमें तीव्र मां और कोमल रे का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा है काफी थाट, काफी में गा और नी 2 स्वरों का कोमल का प्रयोग होता है। और जो तीसरा थाट है, वो तीसरा थाट 2 स्वरों के विकृत वाला, वो है भैरव, जिसमें रे कोमल और धा कोमल है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आई? 2 थाट ऐसे जो एक एक स्वर विकृत वाले, कौन कौन से? कल्याण थाट और खमाज थाट। 3 थाट ऐसे हैं जो 2 स्वर विकृत वाले, कौन कौन से? मारवा, भैरव और काफी। ठीक है ना, इसके बाद में 2 थाट ऐसे हैं जो 3 स्वर विकृत वाले, वो कौन कौन से? वो है एक पूर्वी और एक आसावरी। तो पूर्वी थाट में क्या है? रे कोमल, मां तीव्र, धा कोमल, ऐसा पूर्वी थाट होता है। रे कोमल, मां तीव्र और धा कोमल, ये पूर्वी थाट में होता है। आसावरी में गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? अब इसके बाद में 2 थाट ऐसे बचते हैं जिसमें 4 स्वर विकृत प्रयोग किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उसमें टोड़ी थाट, टोड़ी नाम है इसका, टोड़ी थाट। इसमें होता है रे कोमल, गा कोमल, मां तीव्र और धा कोमल। ठीक है, रे कोमल, गा कोमल, मां तीव्र, धा कोमल, इस टाइप का जो थाट होगा वो होगा टोड़ी थाट। अब इसके बाद में एक थाट और है 4 स्वर कोमल वाला, 4 स्वर विकृत वाला, उसमें चारों ही स्वर कोमल लगते हैं, जो जितने कोमल होते हैं, रे गा धा नी, चारों स्वर कोमल लगते हैं, वो है भैरवी थाट। ठीक है, रे गा धा नी, ये चारों स्वर जो है इसमें कोमल होते हैं भैरवी थाट में। अब ये कुल कितने हो गए? 2 कौन कौन से? 1 स्वर विकृत वाले। 3 कौन कौन से? 2 स्वर विकृत वाले। इसके बाद में 2 3 स्वर विकृत वाले,
और फिर दो 4 स्वर विकृत वाले। कितने हो गए ये कुल? 9 9 हुए। 9 हुए। यार दो एक एक स्वर वाले, दो 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 तीन तीन स्वर वाले और दो चार चार स्वर वाले, ये तो हो गए 6। अब इसके बाद में 2 स्वर वाले, 2 स्वर विकृत वाले 3 हैं, 6 और 3 9। ठीक है। 9। और इसके बाद में एक थाट मात्र ऐसा है जिसमें कोई भी स्वर विकृत नहीं है, सारे स्वर शुद्ध हैं। वो कौन सा है? बिलावल थाट। बिलावल, सारे स्वर शुद्ध। जो हम सबसे पहले सरगम बजाते सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी सा, वो होता है बिलावल थाट में। ठीक है। तो ऐसे करके 10 थाट है जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने हमारे लिए चुने हैं 72 थाटों में से। ठीक है। थाट समझ में आया? 12 स्वरों में से चुने हुए ऐसे 7 स्वरों का समूह जिसके माध्यम से रागों की उत्पत्ति दर्शाई जा सके, ऐसे समूह को थाट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक विशेष बात और समझ लो कि एक थाट से, सिर्फ एक थाट से, 72 या 10 की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक थाट से 484 प्रकार के रागों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। एक थाट से 484 राग उत्पन्न होते हैं, उसकी उत्पत्ति को दर्शाया जा सकता है। ठीक है। तो हमें कुल कितने करने हैं? 10। होते कितने हैं? 72 है ना। हमें ओनली 10 करने हैं, होते हैं 72। ठीक है। हमें ओनली 10 जो 10 थाट हैं उनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम प्रवेश करते हैं रागों में। ठीक है। थाट यहाँ पर समाप्त हो जाए। थाट समझ में आ गया? ये सर एक थाट नहीं बताया आपने, कौन सा है? कौन सा? देखिए, एक एक स्वर विकृत वाले 2 हैं, एक एक स्वर विकृत वाले 2 हैं, आपने 2 स्वर विकृत वाले 3 हैं, 5 हो गए। इसके बाद में 3 स्वर विकृत वाले 2 हैं, 7 हो गए जी। 4 स्वर विकृत वाले 2 हैं, 9 हो गए। अब एक जो बचा वो है बिलावल थाट, उसमें सारे ही स्वर शुद्ध होते हैं जी। ठीक है। वो हो गए 10। ठीक है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि एक थाट ऐसा है जिससे 484 रागों की उत्पत्ति होती है। मतलब प्रत्येक थाट, एक थाट नहीं। अच्छा, प्रत्येक थाट। ठीक। हर थाट से 484 प्रकार के रागों की उत्पत्ति को दर्शाया जा सकता है सिर्फ स्वरों के हेरफेर से। बिल्कुल सर, आ गई समझ में। ठीक है ना। ठीक है। तो मतलब 10 थाट से कितने हो गए? 484 अगर एक थाट से होंगे तो 4840 थाट। 10 थाट नहीं राग। कितने? 4840 राग केवल 10 थाट से बन जाते हैं। जी। ठीक है ना। ठीक। तो यदि हमने 10 थाट कंप्लीट कर लिए तो हम कितने सारे रागों को आसानी से सीख सकते हैं? 4840 राग। इतने रागों की जानकारी हमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। भले ही हम उस राग को पहचानेंगे नहीं, लेकिन उस राग को हम गा बजा लेंगे। ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। तो अब समझने वाली बात है राग क्या है। क्योंकि थाट तो हमने समझ लिया कि 12 स्वरों में से चुने हुए 7 स्वरों का समूह थाट कहलाता है जिससे राग की उत्पत्ति हो। लेकिन राग क्या होता है? ठीक है। तो राग क्या है? राग एक्चुअल, इसको जरा सरल भाषा में समझे तो एक प्रकार की धुन है। ठीक है ना। एक प्रकार का गाने का तरीका है राग। अब वो तरीका जो है वो शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ है, उसमें अपनी मनमानी नहीं चलती। राग में यदि नियम के अंतर्गत कोई सा स्वर लगाना है तो वो लगाना ही पड़ेगा, उसे छोड़ नहीं सकते।
और नियम के अंतर्गत यदि किसी स्वर को छोड़ना है तो उसको हम लगा नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब ऐसा गायन और वादन, समझना, अब राग की डेफिनेशन बतला रहा हूं। ऐसा गायन और वादन जो कि शास्त्रीय नियमों में बंधा हुआ हो, बंदिश में हो, ठीक है ना, जो कि शास्त्रीय नियमों पर आधारित हो। ऐसा गायन और वादन जो शास्त्रीय नियमों पर आधारित हो और जिसमें रंजकता भी हो, ये सबसे जरूरी बात है, जो सुनने में अच्छा लगे। अच्छा। रंजकता मतलब सुनने में मधुर लगे, अच्छा लगे, ठीक है ना। ऐसा गायन और वादन जो सुनने में अच्छा भी लग रहा है और शास्त्रीय नियमों पर आधारित है, उसे राग कहते हैं। बात समझ में आ गई? सर इसे ये भी कह सकते हैं सर, हाँ राग एक स्वर संगति है। हाँ, स्वर संगत राग एक स्वर संगति नहीं है, से राग गाया के जाता है। अंदर बहुत से प्रकार की स्वर संगतियां होती है अच्छा अच्छा। है ना। राग के अंदर स्वर संगतियां होती है, मतलब राग जो है स्वरों को एक विशेष टाइम में विशेष तरीके से गाने की प्रक्रिया है। जो मैंने एक बार बताया था, 7 स्वर होते हैं और 7 ही चक्र हमारे शरीर के अंदर है ना। हाँ बताया था। अब उसके लिए कौन से स्वर का किस समय रियाज करें कि वो हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट डाले, ठीक है ना, तो वो चीज डिसाइड होती है रागों के माध्यम से, ठीक है ना। क्योंकि राग वो नियम है कि किस समय में कौन से स्वर किस तरीके से गाए जाए तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आया समझ में? नहीं आया। नहीं आया। राग क्या है? विशेष स्वरों का ऐसा क्रम है, ऐसा क्रम जो कि बंधा हुआ है हमारे नियमों में। कौन से नियमों में? शास्त्रीय नियमों में। अब शास्त्रीय का मतलब क्या है? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे शास्त्रीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो शास्त्रों पर आधारित तरीके से गाना बजाना जो कि कानों से सुनने में भी अच्छा लगे, जिसमें रंजकता हो, जिसमें व्यक्ति रम जाए, है ना, ऐसा गाना बजाना, और जो जिस पर पूरे शास्त्रों के नियम लागू होते हों, ऐसा गाना बजाना राग कहलाता है। अच्छा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिसमें स्वर के और ताल के दोनों नियम लागू होते हों, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? थाट समझ में आया, वादी संवादी समझ में आया, और राग समझ में आ गया। हाँ राग आ गया। अब जरा एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो वादी स्वर कौन है? राग का राजा। यदि राग को एक स्कूल मान लें तो राग का प्रिंसिपल, जिसके पास में सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है ना। और संवादी कौन है? संवादी स्वर कौन है? उसी राग का वाइस प्रिंसिपल, उसी स्कूल का, ठीक है ना। यदि प्रिंसिपल ना हो तो प्रिंसिपल के उसकी जगह पर साइन कर सकते वाइस प्रिंसिपल, ठीक है ना। बात समझ में आई? उतनी ही पावर रखते, लेकिन वाइस प्रिंसिपल की कैटेगरी थोड़ी कम है ना, मतलब 19। बात समझ में आ गई ना? प्रमुख तो दोनों है, और जो बाकी के टीचर्स बचे राग में, वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अनुवादी स्वर, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो मतलब वादी संवादी के अतिरिक्त जितने भी स्वर होते हैं राग में, वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अब इसके अलावा कुछ स्वरों के प्रकार और भी होते हैं, वर्जित स्वर, विवादी स्वर, और भी कुछ स्वरों के प्रकार होते हैं राग में, उनको हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ वादी संवादी समझना है। तो वादी स्वर जो प्रमुख होता है, संवादी स्वर जो प्रमुख से थोड़ा सा 19 होता है, लेकिन उसका भी उपयोग अधिक होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जितने भी स्वर है वो वादी संवादी नहीं है, उनको बोलेंगे अनुवादी, ठीक है। इसके बाद में चीज समझनी थाट। तो थाट क्या है? 12 स्वरों में से चुने हुए ऐसे 7 स्वरों का समूह जिसके माध्यम से रागों की उत्पत्ति को दर्शाया जा सके। ऐसे समूह को, ऐसे 7 स्वरों के समूह को थाट कहते हैं, ठीक है। राग क्या होता है?
ऐसा गायन और वादन जो कि शास्त्रों में बताए हुए नियमों के अनुसार हो और जिसमें रंजकता हो, जो सुनने में कर्णप्रिय हो, मन मोहने वाला हो, ऐसा गायन वादन राग कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। चलो बस, अब आपके यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। सर ये थाट एक और बार रिपीट कर दीजिए ना। थाट? हाँ एक और बार। हमारे जो सप्तक है, सप्तक समझते हो? सप्तक क्या होता है? 7 समूहों का। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, है ना? हाँ 7 सारे गामा पाधा नी, है ना? अब एक सप्तक में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र। हाँ है ना? तो कोमल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? रे, ग, ध, नी। ठीक है, सा और रे के बीच में कोमल रे और गा के बीच में कोमल गा, मा और पा के बीच में तीव्र मा, पा और धा के बीच में कोमल धा और नी के बीच में कोमल नी। ठीक है, तो ये 4 स्वर कोमल है। कौन कौन से? रे, ग, ध, नी। अब इसके बाद में एक स्वर तीव्र है, वो कौन सा? मा और पा के बीच में तीव्र मा। अब इन कोमल और तीव्र के अलावा 7 स्वर शुद्ध हैं, सारे गामा पाधा नी। ठीक है ना? तो कुल कितने हो गए? 12 स्वर। 12। लेकिन 12 ही स्वर एक साथ तो नहीं गाए जाते, है ना? हाँ नहीं। बजाए जाते हैं कितने? 7 ही स्वर। किसी में कोमल रे ले लेंगे, किसी में शुद्ध गा ले लेंगे, किसी में कोमल गा ले लेंगे, किसी में तीव्र मा ले लेंगे, किसी में कोमल धा ले लेंगे, किसी में 2 स्वर ले लेंगे, किसी में 3 स्वर ले लेंगे। ठीक है ना? तो चेंज करके बनाते हैं कुल मिलाकर 7 स्वरों का समूह। बंटवारा हो गया, है ना? उसका जो स्केल तैयार होता है वो 7 ही स्वरों में होगा। ठीक है ना? तो ऐसा 7 स्वरों का समूह, 12 में से चुने हुए ऐसे 7 स्वरों का समूह जिसके माध्यम से रागों की उत्पत्ति को दर्शाया जा सके, ऐसा स्वर समूह थाट कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, गा कोमल और नी कोमल यदि हमने लगा दिया, बाकी सारे स्वर शुद्ध रखे, तो ये हो जाएगा काफी थाट। ठीक है, अब ये 12 में से लिए हमने, ये सारे शुद्ध स्वर नहीं है, इसमें गा और नी कोमल ले लिया, है ना? यदि रे कोमल लगा दिया, धा कोमल लगा दिया, तो ये भैरव थाट हो गया। यदि रे कोमल लगा दिया, मा तीव्र लगा दिया, तो ये मारवा थाट हो गया। यदि रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल कर दिया, तो पूर्वी थाट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। है ना? तो ये इस प्रकार के स्वरों का समूह, मतलब जिससे रागों की उत्पत्ति होती है, उसे थाट कहते हैं। ठीक है सर, ऐसा भी बोल सकते हैं थाट जैसे संपूर्ण होता है, मतलब उसमें सारे स्वर होते हैं। हाँ हाँ, लेकिन ये क्या है, थाट में जाति नहीं होती ना। हाँ, थाट की कोई जाति नहीं होती। उसका कारण ये है कि थाट में कम स्वरों का काम ही नहीं है, 7 से कम स्वर का थाट होता ही नहीं। राग हो सकता है, राग में 6 स्वर भी हो सकते हैं, 5 स्वर भी होते हैं, तो फिर उसकी ओडव साडव संपूर्ण जातियां होती है। ठीक है ना? बतलाया था मैंने, 5 स्वरों के ओडव जाति के राग होंगे, 6 स्वरों के साडव जाति के राग होंगे और 7 स्वरों के संपूर्ण जाति के राग होंगे। तो ये चीज थाट में नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये वीडियो रिकॉर्ड करके उस पे ग्रुप पे सेंड कर देना। हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ये आपको कल मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, हाँ नोट कर लेंगी कुछ क्वेश्चन वगैरह उसमें हाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात यदि नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। सर, राग को आलाप भी कह सकते हैं सर? आलाप नहीं, आलाप राग के अंदर लगाने में क्या होता है, राग के बहुत सारे अंग होते हैं, है ना? तो एक अंग आलाप भी है। राग के अंग क्या क्या है? आलापकारी, इसके बाद में सरगम गीत, लक्षण गीत, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, ये सब राग के अंग हैं। तो मतलब एक तरीके से विभाग, एक तरीके से उसका राग की एक कैटेगरी, मतलब कैटेगरी भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, मतलब एक जैसे मोबाइल है अपना, मोबाइल को अपन ने पूरा राग मान लिया, तब उसमें क्या क्या, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ठीक है ना, मैसेजिंग भी है, वीडियो भी है, यूट्यूब भी है। तो ये छोटी छोटी एप्लीकेशन है,
ठीक है ना। मोबाइल को राग हमने मान लिया, तो एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आलाप है। बात समझ में आई? सर यस सर, आपने ये बताया था कि आयतनाद जिसके होने का कारण होता है, जो आयतनाद जो 3 प्रकार के होते हैं, घर्षण, एक दाब और वायु दाब, इसका मतलब क्या होता है? आपको बात समझ में नहीं आया ना, और लिखा भी थोड़ा मतलब आगे पीछे हुआ है वो। देखो, ये नाद से रिलेटेड बात है ना। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था, नाद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहद नाद। अनहद नाद, अनहद है ना, अनहद, ठीक है ना। अनहद नाद और आहत नाद। तो आहत नाद जो होता है उसके उत्पन्न होने का कोई ना कोई कारण होता है। वो चीज आप पूछ रहे हैं। तो अब उसके 3 कारण हो सकते हैं उत्पन्न होने के। वो कौन कौन से? पहला, घर्षण, किसी भी चीज को घिसने से आवाज आती है, ठीक है ना। दूसरा होता है थाप, किसी भी चीज को ठोकने से आवाज आती है ना, ये आहत नाद है, ठीक है ना। अब इसके बाद में वायु दाब से, हवा के प्रेशर से भी आवाज आती है। हम जो बोल रहे हैं ये वायु दाब की वजह से बोल रहे हैं। हारमोनियम से आवाज आती है, वायु दाब की वजह से आती है। बांसुरी, क्लारनेट, जितने भी फूंक मार के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं वो सब वायु दाब से बज रहे हैं, है ना। तो नाद में जो आहत नाद है वो नाद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है, घर्षण से, थाप से और वायु दाब से, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसके अलावा जो अनहद नाद है, 2 नाद बतलाए मैंने, एक आहत नाद और एक अनहद नाद। तो अनहद नाद जो है उसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता, वो स्वयंभू है, वो अपने आप ही उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य से निकलने वाली ओमकार की ध्वनि, या कानों को बंद करने के बाद में एक साए साए टाइप आवाज आती है, वो अनहद नाद है, ठीक है ना। ये सिर्फ मैंने 2 उदाहरण दिए, इसका मतलब सिर्फ ये ही 2 हैं ऐसा नहीं, और भी कई प्रकार के अनहद नाद होते हैं, ठीक है ना, जिसका ध्यान के माध्यम से ऋषि मुनि उपयोग करते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो अनहद नाद हमारे काम की चीज तो नहीं है, हालांकि होगी भविष्य में, क्योंकि संगीत का उद्देश्य ही मोक्ष प्राप्ति है। इसको ऐसे समझ लें कि चीज कुछ और है लेकिन आज उसका उपयोग कुछ और हो गया, जैसे मोबाइल, ठीक है ना। अब मोबाइल का उद्देश्य क्या था? दूर बैठे हुए व्यक्ति से हम थोड़ी बहुत बात कर लें। यदि कोई बिजनेस पर्पस, कोई मीटिंग वगैरह करनी है, या कोई सामान का रेट वगैरह किसी को देना है, या कुछ फोटो वगैरह मंगाना है, उस चीज के उपयोग के लिए, थोड़ी बहुत बात करने के लिए मोबाइल था। लेकिन आजकल मोबाइल का यूज क्या एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा हो गया। समझ में आ रही बात? उसका यूज दूसरा होने लग गया है। उपयोग बनाया गया था दूसरे काम के लिए, लेकिन उपयोग दूसरा हो रहा है। लोग बाग उस पर गेम भी खेल रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, ठीक है ना। उसके ढेर सारे उपयोग कर लिए। इसी प्रकार से संगीत का जो उपयोग था, मेन उद्देश्य था, वो मोक्ष प्राप्ति था, ईश्वर से मिलना था संगीत का उद्देश्य। लेकिन आजकल एंटरटेनमेंट उसका उद्देश्य बन के रह गया है ना। उतनी गहराई तक बहुत कम लोग जा पाते, ठीक है ना। तो अनहद नाद जो है वो उस उद्देश्य के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, और आहत नाद जो है वो संगीत के उपयोग में आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, और कुछ प्रश्न है? अब नहीं है। दिलीप जी, नरेंद्र जी, कुछ पूछना है? सर अब जैसे 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 आगे बढ़ेंगे जब समझ में आएगा। और सर, हाँ, ये मैं जो सारी बातें बतलाता जा रहा हूँ ना, आप सुन लो, इनको नोट करके रख लो। आपको एक समय बाद, 2, 4, 5 साल बाद आपको मेरी बातों का अर्थ समझ में आएगा कि उस बात का ये मतलब था। सही बात। जब वो चीज आपके सामने आएगी ना, तब आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि इसका ये मतलब था, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सर।